चलिए, तो हम लोग पुनः एक लंबे गैप अंतराल के बाद जुड़ने का प्रयास मैं करता हूं, और आप सबको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद भी। हालांकि 1 वर्ष तक का पूरा करंट किसी एक छोटे से वीडियो में संभालना अपने आप में एक दुष्कर कार्य होता है, और पूरे वर्ष तक हुए किसी भी पूरे वर्ष में जो भी घटनाएं घटी हैं उनको हम कैसे प्रेजेंट करें और कैसे लाएंगे, तो ये बहुत दुष्कर कार्य है अपने आप में। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि जनवरी से लेकर के इधर जून जुलाई तक जितना भी मटेरियल हो सकता है और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है, जो भी पेपर में आ सकता है, जो आपके काम का हो सकता है, वो हम करंट महासागर के रूप में, वो समसामयिकी महासागर के रूप में मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पूरे वर्ष का करंट इसमें मौजूद है, और पीटी का जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए रामबाण है। इसके अलावा जो भी यूपी पीसीएस, आरओ, उत्तराखंड पीटी किसी का भी एग्ज़ाम देंगे करंट वही रहते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप इस बात को जान करके रखिए और तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और समसामयिकी की महासागर की महाउड़ान के लिए आप तैयार हो जाइए। तो मैंने प्रयास किया है कि आपके सभी संभावित प्रश्न हो सकें, जिस भी एग्ज़ाम में जितने नंबर का करंट होता है, जैसे पीईटी में 10 नंबर का करंट है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको 100% करंट इसी एक वीडियो से मिल जाए। और जितने भी एग्ज़ाम्स में आप जानते हैं करंट की भूमिका लगातार बढ़ रही, चाहे वो पीसीएस हो चाहे पीईटी हो, तो पीसीएस में जो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, आरओ में जो 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, उन सबके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस करंट समसामयिकी महासागर को हम लोग तैयार करते हैं, और उससे पहले आप निश्चित रूप से जुड़ने का प्रयास करें और अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को उसी रूप में और उसी तरीके से आप लेकर के आने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देर के हम लोग अपने टॉपिक्स पर चलते हैं, और पहला क्वेश्चंस हम जो करंट के लेकर आते हैं, आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं, बंगाल। इस बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं, ये बंगाल क्यों चर्चा में, पहली बात तो आप बताएंगे कि बंगाल में विधान परिषद, क्या विधान परिषद, दूसरा क्या ममता बनर्जी। आप देखते चलिए कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आप क्लियर करने वाले हैं, और 294, ये 3 वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं। तो पहला ये कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद का अपने यहाँ प्रस्ताव पास किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ लेजिस्लेचर काउंसिल्स का प्रस्ताव पास किया है, तो बंगाल ने है ना, पश्चिम बंगाल ने पास किया। हालांकि आप जानते हैं कि विधान परिषद का गठन कैसे हो सकता है, तो ये आपको मालूम है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा से पास किया था, और उसके बाद संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति दोनों कर सकती है। विधान परिषद बनाने का अधिकार विधानसभा की सहमति से किसको है, संसद। अल्टीमेटली संसद, पार्लियामेंट ही उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है और समाप्त कर सकती है। हाँ, प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा आता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विधान परिषद किस आर्टिकल में, संविधान क्वेश्चन भी 169, आर्टिकल क्या होगा बच्चों, 169। देखो, ये सिर्फ करंट के रूप में आप पढ़ रहे हैं, वो तो आपकी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये काम है कि करंट के माध्यम से और भी आपके स्टैटिक जीएस के क्वेश्चंस भी हो जाए। सिर्फ करंट पर ही आपका फोकस नहीं रहे, इनको रट लीजिए, करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आर्टिकल 160 में विधान परिषद का उल्लेख होता है। हालांकि अभी तक भारत की अगर बात करें तो अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। सिर्फ कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से, वो भी आप जानते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6। पहले जम्मू कश्मीर में थी, बट वो जैसे ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा हटी और जम्मू कश्मीर को जैसे ही यूटीज का दर्जा दिया गया, तो वहाँ से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसलिए एक क्वेश्चन ये बन सकता है, विधान परिषद अब कितने राज्यों में है, मात्र 6 राज्यों में। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में।
और विधान परिषद का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में पास किया है? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए अब अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में जीतकर नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? ममता बनर्जी। कौन बनी है? सुश्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी किस पार्टी से है? ये भी आप जानते हैं, किससे है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 294। कितनी है? 294। हालांकि इलेक्शन कितने पर हुए थे? 292 पर, बट सीटें कितनी है असेंबली की? 294। इस बात को आप याद रखिए, ठीक। तो अब आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद आगे भी बढ़ेंगे तो जो अभी और आपकी चर्चा में चुनाव हुए हैं उन सब की बात कर लेते हैं। तो इसके अलावा एक और राज्य है आपका असम। ध्यान से सुनिए, असम जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है, गुवाहाटी के पास पड़ता है, ये भी आप याद रखिए। यहां जीतकर कौन आए हैं? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा ये नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा किस पार्टी से हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई थी चुनाव में यहाँ पर। और कुल कितनी विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं? तो आप बता पाएंगे 126, 126 असेंबलीज कहाँ पर है? असम में है। मुख्यमंत्री कौन बने नए? हेमंत बिश्व शर्मा। कहाँ पर? असम में। राजधानी क्या? दिसपुर। हाँ, एक और क्वेश्चन अलग हटकर इससे आ सकता है, प्रागज्योतिषपुर, ये वर्ड भी याद कर लीजिए। असम की जो नई राजधानी बन रही है, प्रस्तावित हो, कहाँ पर है नई राजधानी? प्रागज्योतिषपुर। कौन सी है? प्रागज्योतिषपुर। जिस तरह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से नई क्या हो गई है? जयवर्धनेपुरा, उसी तरह असम की राजधानी नई क्या हो रही है? प्रागज्योतिषपुर। तो आप ये दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए आपके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला एक और चुनाव जहाँ पर हुआ उसको अगर हम लोग देखें, उस स्टेट की अगर बात करें कि जहाँ पर और हमने चुनाव देखे, तो उसमें एक आपके साथ नाम आएगा तमिलनाडु। साउथ का स्टेट है, आप सब जानेंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु आप जानते हैं, इसको लिख लीजिए। 234 और MK स्टालिन। कौन? MK स्टालिन, DMK। फैक्ट क्लियर। तमिलनाडु में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और वहाँ पर विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 234। और नए मुख्यमंत्री जीतकर कौन आए? MK स्टालिन। किस पार्टी से हैं पूछ सकते हैं? DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK है। इसके पहले AIADMK थी, DMK, MK स्टालिन। और तमिलनाडु की राजधानी आप जानते हैं कहाँ पर है? चेन्नई, है ना। इस बात को आप भली भांति तरीके से आप याद रखेंगे। सेम अगला चुनाव एक और स्टेट चलते हैं, केरल। केरल में भी चुनाव हुए, मुख्यमंत्री कौन बने यहाँ पर? पिनराई विजयन, LDF के हैं ये। और 140 सीटें यहाँ पर है। यानी केरल की अगर बात करें तो केरल की राजधानी आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम है। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं और नए मुख्यमंत्री के रूप में जीतकर कौन आए? पिनराई विजयन। ये लगातार दूसरी बार बने हैं, इसके पहले भी इनकी सरकार थी, LDF के हैं। और एक और हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा एक छोटा सा स्टेट हमारा और है जहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव हुए, तो उसकी अगर हम बात करें, पुडुचेरी। पुडुचेरी 30 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है? 30 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बने? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी जो कि अखिल भारतीय NR कांग्रेस, अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्लस बीजेपी मिलाकर सरकार बनी है। 30 सीटें हैं। पुडुचेरी आप जानते हैं यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर यूटी बनने से पहले सिर्फ 2 यूटी थे, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पर मुख्यमंत्री होते थे। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर यूटी भी बना दिया गया, जहाँ पर भी चुनाव होंगे। हालांकि अभी सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में है। और पुडुचेरी विधानसभा में भारत में सबसे कम सीटें कहाँ पर है? पुडुचेरी 30 में। हालांकि कुछ दिन पहले चुनाव बिहार में भी हुए थे। तो अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार के मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं कौन है? नीतीश कुमार। JDU प्लस बीजेपी की सरकार है यहाँ पर बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो। और इसमें आपको याद रखना है कि
बिहार में कुल कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू प्लस बीजेपी, जेडीयू आप जानते हैं, है ना, और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप याद कर लीजिए, इनके अलावा भी कभी बन सकता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे। किसी भी स्टेट असेंबली में अगर पूछेंगे मैक्सिमम मेंबर, तो मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 500। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? असेंबली की बात कर रहे हैं। मिनिमम कितने होंगे बच्चों? तो मिनिमम आपके होंगे 60, यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। फिर आप कहेंगे सर पुडुचेरी में 30 क्यों है? तो कुछ राज्य अपवाद भी हैं, जैसे पुडुचेरी में 30 हैं, सिक्किम में 32 हैं, गोवा में भी कम है। तो सिक्किम है, पुडुचेरी है, गोवा है, ये अपवाद राज्य हैं। तो जब तक आपसे ऑप्शन में स्पेशली पुडुचेरी नहीं कहेगा तब तक आप न्यूनतम मेंबर कितने करेंगे? 60 ही करेंगे। अधिकतम कितने करेंगे? 500। और अधिकतम कहाँ पर है? अपने यूपी में। यूपी में कितने मेंबर हैं? आ सकता है यूपी पीईटी में 403। यूपी में कितने विधायक होते हैं? 403। यानी कि ये मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी जी हैं और 403 विधानसभा सीटें। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे कम कहाँ पर है? पुडुचेरी 30 में। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 होंगी, न्यूनतम कितनी होंगी? 60। और जब हमने बात की थी विधान परिषद की, वहाँ पर इसके पहले जो हमने बात की थी बंगाल विधान परिषद की, तो विधान परिषद का भी यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं स्पीड से। तो किसी भी राज्य की विधान परिषद में कितने सीट होंगे और कितने नहीं होंगे। तो अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन सिर्फ करंट का ही नहीं है, ये आपके वैसे भी डिस्कस करेंगे। तो अधिकतम जो मेंबर हो सकते हैं विधान परिषद में, वो मैक्सिमम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों का कितना? 1/3। और मिनिमम कितना है? 40। कितना है? 40। अधिकतम क्या है? मैक्सिमम देख लीजिए क्या है कि विधानसभा के सदस्यों का, उस विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकते हैं अधिकतम, और मिनिमम कितना? 40। चुनाव इनका कैसे होता है ये भी देख लीजिए। यहाँ का चुनाव क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक से नहीं होता है, विधानसभा का चुनाव तो डायरेक्ट पब्लिक से होता है। इसके मेंबर का जो चुनाव होता है वो आप याद रख लीजिए कि टोटल मेंबर का 1/3 बाय द MLAs, 1/3 का चुनाव उस राज्य के विधायक करते हैं, 1/3 का चुनाव उस राज्य के लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, और 1/12 टीचर्स करते हैं, शॉर्टकट में पढ़ लीजिए, और 1/12 को स्टूडेंट्स चुनते हैं, प्लस शेष 1/6 को गवर्नर नॉमिनेट करता है। फिर से एक बार, उस राज्य के कुल सीटों का 1/3 को MLA या विधायक चुनेंगे, 1/3 मेंबर्स को लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत वाले मेंबर्स, 1/12 उन शिक्षकों द्वारा जो 3 साल से कम किसी स्नातक में पढ़ा रहे हैं, और 1/12 उन स्टूडेंट्स के द्वारा जो स्नातक 3 साल पूर्व हो चुके हैं, और शेष 1/6 को गवर्नर राज्यपाल मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आप में बनेगा, तो गलत नहीं करना है, टिक कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिर्फ ये करंट समझ के मत पढ़िए, इसको ओवरऑल समझ के पढ़िए, तो आपके लिए ये क्लास, चाहे हमारी क्लास 2 घंटे की हो या 2 दिन में ये 5 घंटे क्लासें हों, लेकिन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, उड़ान भरने के लिए तैयार रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन करंट में स्पीड से बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे ई कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाने के लिए, कागज रहित मतलब पेपरलेस, कागज रहित बनाने के लिए देश में सबसे पहले किस राज्य सरकार ने ई कैबिनेट बनाया है? तो ई कैबिनेट की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी शिमला है, ये आप जानते हैं। और ये देश का पहला राज्य होगा जो मंत्रिमंडल की संपूर्ण कार्यप्रणाली को पेपरलेस, कागज रहित बनाएगा, ताकि पेपर की बचत हो। ई कैबिनेट हिमाचल। और अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला हो गया है। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 2 एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सफिशिएंट सिटीज हो गए हैं? तो बिहार हो गया है। कौन सा हो गया बच्चों? बिहार से भूलना नहीं है, बिहार, जिसकी राजधानी पटना है। कौन कौन से शहर अगर कभी पूछ ले?
राजगीर और बोध गया, दोनों आप जानते हैं, राजगीर और बोध गया दो हरित ऊर्जा कुशल शहर। और बोध गया को आप वैसे भी रखते हैं, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को? बोध गया में। क्वेश्चन अलग से बनेगा, गौतम बुद्ध बोध गया में किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, बैसाख पूर्णिमा के दिन, तभी वो बुद्ध कहलाए थे। खैर वो बात की बात है। और गौतम बुद्ध है ना कि जो त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्ध धम्म संघ, त्रिरत्न भी पूछ सकते हैं आपसे, बुद्ध धम्म और संघ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ये भी आप जानते हैं, लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर? लुम्बिनी। इनकी डेथ कहाँ पर हुई? कुशीनगर, कुशीनारा, यूपी में पड़ता है ये, है ना। 569 ईसा पूर्व और 483, आप ये कर लीजिएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है INS खुखरी, INS खुखरी, खुखरी, INS खुखरी स्मारक का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहां पर किया? तो कहां पर किया? द्वीप, दमन द्वीप का नाम आपने सुना, द्वीप में किया। कब किया? 26 दिसंबर 2020 को, रट लीजिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2020 को वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही है? तो शिमला, हिमाचल में लगाई जा रही है। इसको भी रट लेंगे, कहाँ पर लगाई जा रही? शिमला। नए नए बिल्कुल स्पीड से पढ़ते रहिए। अगला, जो नया संसद भवन बन रहा है वो किस प्रोजेक्ट के तहत? नया संसद भवन, तो आप जानते हैं प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है बेटा? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, रट लीजिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जो न्यू पार्लियामेंट्स बन रहा है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कब तक तैयार होगा? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 2020 में। शिलान्यास कब किया गया भूमि पूजन का? 2020 में। और 2022 तक आज़ादी की 75वीं साल तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। और इसमें अगर कभी पूछ लें कि कितने लोकसभा के मेंबर बैठने की व्यवस्था होगी और कितने राज्यसभा की, तो मैंने पहले बताया लोकसभा के 888, कितने? 888, और राज्यसभा के कितने बैठेंगे? 384, यानी कि लोकसभा के 888 मेंबर बैठ सकते हैं और राज्यसभा के 384 बैठ सकते हैं। नया संसद भवन, संसद पार्लियामेंट की बात जानते हैं। संसद में क्या क्या शामिल होते हैं? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, तीनों से मिलकर संसद बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बिना संसद कंप्लीट नहीं होती है ना। आर्टिकल, किस आर्टिकल में पार्लियामेंट्स का उल्लेख है बच्चों? 79, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। आप वैसे ही पढ़ लेंगे मेरे संसद वाले वीडियो से, जो मैंने आर्टिकल वाले डाले हैं वहाँ से भी, और आप इनको याद रखें। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है, संसद वाला ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आने के समय ज़्यादा। हाल ही में JNU, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उस JNU में 12 नवंबर 2020 को किसकी प्रतिमा लगाई गई? 12 नवंबर 2020 को, तो बड़ी बात है, किसकी लगाई गई? स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ या भारत के सर्वोच्च महानतम व्यक्तियों में से एक है, जिन्होंने वास्तव में भारतीय कल्चर, समाज, संस्कृति, स्वतंत्रता सबको बढ़ावा दिया। और विश्व में जो हमारी आज पहुंच है उसके निर्माणकर्ता कौन है? युग निर्माणकर्ता कौन है? स्वामी जी हैं। और स्वामी जी की मूर्ति कहाँ पर लगाई गई? JNU में लगाई गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगाई गई, और प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया। स्वामी जी के बारे में आप जानते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ, वो एक अलग मैसर है। हालांकि जो महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन की, 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? शिकागो धर्म सम्मेलन में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता है कि स्वामी जी ने किस वर्ष में शिकागो धर्म सम्मेलन पार्टिसिपेट किया? 1893 में। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, है ना। और उन्हीं की याद में इन्होंने क्या चलाया? बेलूर मठ में किसकी स्थापना की? वो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए तो हाँ,
अगला अगर हम क्वेश्चन से देखें इसमें, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो बन सकता है आपका, तो वो अगर हम लोग देख लें, एक इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स, इससे उम्मीद है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर हम बात करें सिटी में, सबसे स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे जीता, शहर में, सिटी में किसे जीता है, तो इंदौर और सूरत, इन दोनों शहरों ने टॉप किया है। किसने, इंदौर व सूरत ने, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में। जबकि स्टेट्स वाले में याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण आ सकता है, राज्य में किसने टॉप किया है, अपने यूपी ने टॉप किया है। नंबर 1 की यूपी की है और नंबर 2 एमपी की है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, आने की संभावना ज़्यादा है। अगला, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 मार्च 2021 को कहाँ से की गई, वाराणसी, बनारस आप सब जानते हैं, काशी, दुनिया का सबसे जीवंत शहर, दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर काशी है। तो उस काशी से स्थापना किसमें क्या है कि 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से LED बल्ब बांटे जाएंगे और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, बनारस से भी, बहुत महत्वपूर्ण, बनारस का नाम आप जानते भी हैं। इससे 2 और क्वेश्चन रट लीजिए। अगर कभी पूछते हैं बनारस से सब्जी, तो आप याद रखें सब्जी मतलब राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बनारस में है। भारत भवन कहाँ पर है, बनारस में है। भारत माता मंदिर कहाँ पर है, यही बनारस में है, भारत माता मंदिर। नेशनल हैंडलूम टेक्नोलॉजी वो कहाँ पर है, बनारस में है, ये भी आप करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो वैसे भी आने की संभावना ज़्यादा है। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रतले जल विद्युत, रतले जल विद्युत कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कहाँ बन रहा है बच्चों, ये चिनाब नदी पर। कहाँ पर, JNK में, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। किस जिले में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। किस जिले में, किश्तवाड़ में, चिनाब पे। रतले जल विद्युत परियोजना, चिनाब आप जानते हैं, चिनाब का उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। किससे होता है, बड़ा लाचा पास से, है ना, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है चिनाब, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का संबंध किससे है, तो ये प्राकृतिक गैस परिवहन से है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से इसका संबंध है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, ये PCS में लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से इसका संबंध है और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 3384 किलोमीटर है। अब खास बात इसमें चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में इसके एक खंड कौन से, डोभी से दुर्गापुर, डोभी से कहाँ तक, दुर्गापुर। डोभी कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। दुर्गापुर कहाँ, पश्चिम बंगाल में। डोभी से दुर्गापुर के बीच 348 किमी खंड को 7 फरवरी, कब, 7 फरवरी 21 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के हाल ही में किस खंड का उद्घाटन किया गया है, तो डोभी से दुर्गापुर। डोभी आपका बिहार में, दुर्गापुर कितनी दूरी में, 348 किमी में, कब, 7 फरवरी में। या ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का संबंध किससे है, तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से है या प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के परिवहन से है। कुल लंबाई इसकी भी याद रखेंगे, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से हमें गलत नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कौन सी, भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना, इसको बोलते हैं जियोथर्मल, जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट। भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ बनाई जा रही है भारत की पहली, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, लद्दाख। क्या करेंगे, लद्दाख में भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना, जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, लद्दाख में। और लद्दाख में ही हाल ही में सिंधु नदी, सिंधु व उसकी सहायक नदियों पर, सिंधु व उसकी सहायक नदियों पर 8 जल विद्युत संयंत्र भी बनाए जा रहे हैं जिनकी क्षमता 144 मेगावाट होगी। अलग से जानकारी भी इसको रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन, मोदी जी ने 18 जनवरी 2021 को किन 2 शहरों में मेट्रो का उद्घाटन किया या मेट्रो का शिलान्यास किया? किन 2 शहरों में? तो एक तो अहमदाबाद फेज थर्ड और सूरत, याद रखेंगे। मोदी जी ने 18 जनवरी 2021 को अहमदाबाद थर्ड और सूरत में मेट्रो कॉरिडोर का या मेट्रो के चरण का शिलान्यास किया। चलिए अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, वो क्वेश्चन भी आपसे बनने की संभावना ज़्यादा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का संबंध किससे है? क्या है क्वेश्चन? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो ये आप जानते हैं कि रेलवे को समर्पित जो मालवाहक गलियारा है, भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहक गलियारा, ऐसे समझिए। सीधी सी बात है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है। इस पर सीधी सी बात है कि हम जो कार्गो होता है, जो हमारा माल होता है, उसके आने जाने के लिए अलग लाइन होगी, ताकि स्पीड से, ताकि तेज़ी से हम इन सबको कर सकें और इन सब तक तेज़ी तक पहुंच सकें, माल को जल्दी पहुंचाया जा सके और इसका फ़ायदा भी हो। तो इसलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेसिकली भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहन गलियारा है। मालवाहन क्या है? गलियारा है। तो इसी में 4 खंड हैं। तो इसी का एक जो खंड है वेस्टर्न डेडिकेटेड खंड जो है, पश्चिमी जो खंड है, उसके खंड का जो वेस्टर्न खंड है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1506 किलोमीटर वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। तो उसी के 306 किमी लंबे खंड कौन सा? रेवाड़ी से मदार। कहाँ से कहाँ तक? रेवाड़ी से मदार खंड का शिलान्यास या रेवाड़ी से मदार खंड को 7 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 7 जनवरी 2021 को रट लीजिए, समझ लीजिए फिर से एक बार। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो भारतीय रेलवे का जो समर्पित मालवाहन गलियारा है उससे संबंधित है। अब इसका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, उसकी कुल लंबाई 1500 किमी। उसी वेस्टर्न कॉरिडोर के रेवाड़ी से मदार खंड का उद्घाटन कब किया गया? 7 जनवरी 21 को। इसकी लंबाई 306 किलोमीटर है। इतना भी आपको गलत नहीं करना है, इसको भी आपको सही रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का बात करते हैं। तो चलिए, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया? भारत की नहीं, विश्व की पहली है। तो न्यू अटेली, कहाँ से कहाँ तक है? न्यू अटेली से न्यू किशनगंज तक। कहाँ तक? न्यू किशनगंज। न्यू अटेली कहाँ पड़ता है बच्चों? ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो इसके बीच का ये चलाई गई है। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन कहाँ से हुआ? न्यू अटेली से न्यू किशनगंज तक। इस बात को आप याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। इसी तरह जो अभी आपने पढ़ा था ना कॉरिडोर वेस्टर्न, उसी तरह से ईस्टर्न कॉरिडोर भी है हमारा मालवाहन का। ईस्टर्न, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न गलियारा, मालवाहक गलियारा का उदाहरण कहाँ से किया गया? यूपी संबंधी है, इसलिए आ सकता है न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा। ये दोनों यूपी में। भाऊपुर आप जानते हैं कानपुर नगर में ही पड़ता है। पनकी से आगे जब पढ़ेंगे तो भाऊपुर स्टेशन आता है, उसको भी याद रखेंगे आप। तो इसको हमने खोल दिया है, इसका उद्घाटन कर दिया है। 29 दिसंबर को किया गया था 2020 में मोदी जी के द्वारा। तो आप याद रखेंगे, ये भी उसी का पार्ट है। चलिए, भारत का आठवां उत्पादन बेसिन किसका? पेट्रोलियम का। कहाँ खोजा गया है? 8वां उत्पादन बेसिन। बहुत बेहतरीन आंसर होगा इसका। बंगाल में खोजा गया है। बंगाल बेसिन नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बंगाल बेसिन। और बंगाल के अशोकनगर जिले, अशोकनगर एक उसका है वो, जहाँ पर वो स्थित है, अशोकनगर एक। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तर 24 परगना। यानी कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का नया बेसिन कौन सा है? बंगाल बेसिन। बंगाल में है, अशोकनगर एक प्लेस पर स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में? उत्तर 24 परगना। इसको याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बिना
किसी भय के, बिना किसी डर के आप लगातार लगे रहिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो भारत का सबसे बड़ा हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क, हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ बनाया जा रहा है? हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क। हाइब्रिड समझिए क्या होता है? जहाँ पर कम से कम 2 माध्यमों से ऊर्जा बनाई जाती है, एक ही माध्यम से नहीं। जैसे सौर ऊर्जा भी होगी यहाँ पर और प्लस पवन ऊर्जा भी हो, मतलब कम से कम 2 माध्यम ऊर्जा के हों तो हाइब्रिड कहलाएगा। तो कहाँ पर बन रहा है? सबसे बड़ा आ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कच्छ में। कहाँ पर? कच्छ, गुजरात में, जिसकी क्षमता कितनी होगी? 30,000 मेगावाट। सोच के देखिए आप कितना बड़ा पार्क होगा। भारत का सबसे बड़ा हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ बन रहा है? कच्छ, गुजरात में, और इसकी क्षमता कितनी होगी? 30,000 मेगावाट। और कच्छ में ही एक बिलवणीकरण संयंत्र बनाया जा रहा है, बिलवणी, है ना। बिलवणीकरण संयंत्र का मतलब समझते हैं कि समुद्र के पानी को जो साफ करे, समुद्र के पानी को स्वच्छ बनाने का जो एक संयंत्र होता है, वो कहाँ खुलाया जा रहा है? कच्छ में ही। कच्छ के कहाँ? मांडवी में। मांडवी कच्छ में एक बिलवणीकरण संयंत्र भी लगाया जा रहा है जो कि समुद्र के पानी को स्वच्छ करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और, कोइलवर पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो ये बिहार में सोन नदी पर है। किस नदी पर है? सोन नदी, बिहार। 1.5 किमी, 1.5 किमी रट लीजिएगा, बिहार। कहाँ पर? बिहार में। चलिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग आते हैं जो वैसे भी ज्योग्राफी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, अन्य भी क्वेश्चन बन सकता है। जोजिला टनल कहाँ बन रही है? जोजिला टनल। तो पहले आंसर तो अगर स्टेट को पूछ लेंगे तो आप सब करेंगे, JNK में, जम्मू कश्मीर। किसको किसको जोड़ेगी? श्रीनगर से करगिल को, श्रीनगर टू करगिल। NH1 नेशनल हाईवे 1 पर श्रीनगर से करगिल को जोड़ने वाली ये सबसे लंबी टनल होगी। और इसकी लंबाई पूछ सकते हैं दोस्तों, बार बार पूछते हैं, यूपी में तो भरोसा नहीं होता है। वो 14.15, 14.16, 14.17, 18 भी देखें तब भी आपको याद रखना है 14.15 किलोमीटर, 14.15 किलोमीटर, यानी कि जोजिला टनल जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से करगिल को जोड़ेगी, मतलब कश्मीर से लेह को, लद्दाख को जोड़ने वाली होगी। नेशनल हाईवे 1 पर बन रही है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 14.15, 14.15 किलोमीटर की ये टनल होगी। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला, इसी में एक और का निर्माण हो रहा है, तो नेचपू सुरंग या नेचपू टनल कहाँ बन रही है? ये सीमा की दृष्टि से अच्छी है, तो बॉर्डर पर है, तो याद रखिए इसको भी अरुणाचल प्रदेश में बन रही है और इसकी लंबाई मात्र 450 मीटर है। हालांकि सामरिक महत्व इसका बहुत है। नेचपू करके आ सकता है तो अरुणाचल करेंगे। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक हर घर जल मतलब हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? गोवा। टिक कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2020 अक्टूबर में ही गोवा ने अपने प्रत्येक घरों में हर घर जल, शुद्ध जल प्रत्येक घर में पहुंचा दिया है, नल के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है? गोवा हो गया है। इस बात को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। चलिए एक और टनल की ओर बात कर लेते हैं हम लोग, अटल टनल की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर बन रही है? अटल टनल। ये अटल टनल जो बन रही है, एक तो बहुत ऊंचाई पर है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली विश्व के सबसे लंबे सुरंगी राजमार्ग। किसको जोड़ेगी बच्चों? मनाली से लाहौल को। किसको जोड़ेगी? लाहौल, मनाली टू लाहौल। मनाली आप जानते हैं किस घाटी में है? ये कुल्लू घाटी में है। किस घाटी में? कुल्लू। लाहौल स्पीति घाटी में है। तो अगर घाटी पूछ लें तो कुल्लू घाटी से स्पीति घाटी को शहर में, मनाली से लाहौल को। अटल टनल कहाँ बन रही? हिमाचल। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। मनाली से लाहौल को जोड़ेगी, कुल्लू घाटी से स्पीति घाटी को जोड़ेगी।
और किस दर्रे से होकर जाएगी, तो आप ये भी जानते हैं रोहतांग दर्रे से होकर जाएगी। किस दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। और रोहतांग दर्रे से ही आपको याद आ जाए रावी। रावी का उद्गम भी कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो रोहतांग दर्रा आ गया। तो अगर पूछ ले किस सीरीज में है, तो पीर पंजाल सीरीज में है। किस में? पीर पंजाल। मतलब पूरी ज्योग्राफी आपने इसमें पढ़ डाली। चलिए अब टूरिस्ट की बात कर लेते हैं। तो इस साल सर्वाधिक टूरिस्ट, जो घरेलू टूरिस्ट हैं वो कहाँ पर आए और विदेशी कहाँ पर आए? तो सर्वाधिक घरेलू टूरिस्ट कहाँ पर आए? यूपी में। कहाँ पर आए? यानी कि सबसे ज़्यादा भारतीय, यानी कि अपने जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो कहाँ पर गए? यूपी में गए। और सर्वाधिक फॉरेनर, सर्वाधिक विदेशी टूरिस्ट कहाँ पर आए? तमिलनाडु में आए। कहाँ पर आए? तमिलनाडु में आए। अब सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ बन रहा है? सबसे लंबा नदी रोपवे का निर्माण कहाँ हो रहा है बच्चों? तो आप ये जानेंगे, ये रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? असोम में। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में? असोम में। कहाँ से कहाँ? कचरी घाट टू, कचरी घाट से डोल गोविंदा। कहाँ तक जाना है? डोल गोविंदा मंदिर। डोल एक मंदिर है वहीं पर, डोल गोविंदा मंदिर तक इसकी लंबाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन से आगे बढ़ लेते हैं, स्पीड से बढ़ते रहिए। PMSSY का संबंध किससे है? पूछ सकते हैं। PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का संबंध किससे है? मत्स्य, मछली से, मछली का सुधार करने से, उसकी ब्रीडिंग बढ़ाने से। और मछली जैसे आएगा तो इससे संबंधित कौन सी क्रांति होती है? ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति होती है। और दुनिया का भारत चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। उत्पादन नंबर 1 दुनिया में कौन है? चीन है, मछली के उत्पादन नंबर 1। याद रखना इस बात को भी। चलिए SDG बहुत महत्वपूर्ण है। SDG 2020-21 के आंकड़े आ चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसके हिसाब से नंबर 1 राज्य कौन सा है? लगातार नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? आप सब बता सकते हैं इसको। केरल नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। केरल और तमिलनाडु, और साथ साथ हिमाचल प्रदेश, दोनों तमिलनाडु और हिमाचल नंबर 2 पर, नंबर 1 पर केरल है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020-21 जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, और अपना यूपी 22वें स्थान पर है। हालांकि जो 2020-21 में भारत का ओवरऑल स्कोर है वो स्कोर कितना है बच्चों? 66 रट लीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है? तो कर्नाटक कर देना जल्दी जल्दी। कर्नाटक। और यूपी अपना 9वें स्थान पर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। किसमें? इनोवेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? निमोनिया दिवस तो 12 नवंबर कर दीजिए। क्या? 12 नवंबर, क्योंकि ये पूछ सकते हैं निमोनिया दिवस तो कब? 12 नवंबर को। रटते रहिए, लिखते रहिए। चलिए अगला बहुत महत्वपूर्ण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नंबर 1 पर सबसे क्लीन शहर कौन सा है? वो आप बार बार जानते हैं, इंदौर। कौन सा है? इंदौर। नंबर 1 पर इंदौर है, नंबर 2 पर आपका सूरत है। नंबर 1 पर इंदौर, नंबर 2 सूरत, नंबर 3 नवी मुंबई। और टॉप 20 में यूपी के 4 शहर शामिल हैं। लखनऊ है। कौन कौन है? लिख लीजिए। लखनऊ है, आगरा है, गाजियाबाद है और प्रयागराज है। यानी कि लखनऊ 12वें स्थान पर है जो यूपी का सबसे स्वच्छ शहर है। लखनऊ, आगरा 16वें स्थान पर है, गाजियाबाद आपका 19वें स्थान पर, प्रयागराज 20वें स्थान पर। ये यूपी के शहर है। वैसे अगर आएगा ओवरऑल सबसे स्वच्छ शहर कौन चुना गया, तो लगातार इंदौर नंबर 1 पर चल रहा है, नंबर 2 पर सूरत। यूपी के टॉप 20 में सिर्फ 4 शहर हैं टॉप 20 में, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। और 1 से 10 लाख वालों में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का नंबर 1 पे उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। 100 शहरी स्थानीय निकाय से कम, जहाँ 100 से कम है उसमें झारखंड नंबर 1 पे है, और जहाँ पर 100 से अधिक है वहाँ पर नंबर 1 कौन रहा है? छत्तीसगढ़। मतलब जिस स्टेट में 100 से कम अर्बन म्यूनिसिपल है, मतलब 100 से कम शहरी निकाय है, तो उसमें झारखंड नंबर 1 पर है और 100 से अधिक छत्तीसगढ़ वाले। हालांकि आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कि कौन सा शहर नंबर 1 पर रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो लगातार इंदौर। इस बात को याद रख लीजिए। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2020 में, यानी कि सबसे खुश कहाँ के लोग रहते हैं, तो आप रट लीजिए कि सर्वाधिक जो खुश रहने वाले लोग हैं वो कहाँ के हैं, आप बताइए सोच करके कहाँ के हो सकते हैं। मिजोरम, मिजोरम नंबर 1 पर मिजोरम है, नंबर 2 पर पंजाब है। नंबर 2 पर क्या है बच्चों, पंजाब है, और यूपी अपना 10वें स्थान पर है। और सबसे अप्रसन्न, सबसे कम प्रसन्न कौन सा है, छत्तीसगढ़। यानी कि सर्वाधिक प्रसन्न राज्य कौन सा है, मिजोरम है, नंबर 2 पर पंजाब है, और यूपी आपका 10वें स्थान पर, और सबसे कम प्रसन्न राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर है, 36वें स्थान पर। याद रखिए छत्तीसगढ़ 36, बहुत अच्छी रीजनिंग है। छत्तीसगढ़ 36वें स्थान पर है, यानी अंतिम स्थान पर है, और पहले स्थान पर कौन है आपका, तो आप बता पाएंगे मिजोरम। मिजोरम आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। तो नई शिक्षा नीति को कब मंजूरी दी गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति को मंजूरी कब दी गई, तो आप ये जानते हैं कब दी गई थी, 29 जुलाई 2020 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। और इस नई शिक्षा नीति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए, नई शिक्षा नीति को मंजूरी देने वाली समिति कौन सी थी, किसने दिलवाई, के कस्तूरी रंगन, इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन, नाम रख लीजिए, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन कमेटी है। नई शिक्षा नीति पर जो समिति थी, जिस समिति ने सिफारिश की थी, के कस्तूरी रंगन ने। और इस शिक्षा नीति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो MHRD होता था, है ना, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम बदल क्या कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके। साथ ही इसने जो हमारी बनी बनाई शिक्षा नीति बदल दिया। अब क्या हो गई है शिक्षा नीति आपकी, याद रख लीजिए, पूछ सकते हैं आपसे, 5+3+3+4, रट लीजिएगा, 5+3+3+4। अभी तक जो हमारी 10+2 वाली शिक्षा प्रणाली थी, उसको बदल करके अभी तक क्या चल रहा था हमारे यहाँ, 10+2+3 चल रहा था। अब क्या हो गया, 5+3+3+4, अब ये नहीं रही। और जो पहली शिक्षा नीति आई थी हमारी, वो कब आई थी, 1968 में, कोठारी कमीशन। कौन सी आई थी, 1968 में आई थी हमारी शिक्षा नीति। लेकिन अब कब आई है, 2020 में आई है, सॉरी। किस कमेटी सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन। और इसमें क्या दिया है, 5+3+3+4, यानी कि अभी इसमें फिर बाद में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अभी आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। चलिए राज्य खाद्य सुरक्षा पुरस्कार की अगर बात कर लेते हैं, स्टेट फूड सिक्योरिटी, क्या करना है, फूड सिक्योरिटी, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 पर बड़े राज्यों में कौन है, गुजरात। कौन है, गुजरात। और अंतिम पर झारखंड। मतलब किस राज्य में खाद्य सिक्योरिटी ज़्यादा है, फूड सिक्योरिटी सूचकांक सबसे अच्छा है, कहाँ के लोग भूखे कम है, तो नंबर 1 पे गुजरात है। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर कौन है, झारखंड है। जबकि छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पर है, मतलब जहाँ पर सुरक्षा सबसे अच्छी है गोवा, और छोटे में मिजोरम, और ऐसे यूटी बात करें तो चंडीगढ़, और सबसे नीचे लक्षद्वीप, याद रख लीजिए। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं, थौबुल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ बन रही है, थौबुल मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, मणिपुर। कहाँ पर हो रहा है, मणिपुर। थौबुल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ बन रही है, मणिपुर बन रही है। तो मणिपुर जब बन रही है तो मणिपुर का नाम याद आते ही आपकी राजधानी इम्फाल। और एक और वर्ड याद कर लीजिए इसी मणिपुर में, कैबुल लामजाओ, क्योंकि पूछ सकते हैं कभी भी, कैबुल लामजाओ, दिस वाज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क अगर कहीं पर है तो वो मणिपुर है। कहाँ पे है, मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैबुल लामजाओ मणिपुर में है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और यहीं पर एक थैबुल बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा रही है। और अभी हाल ही में एक जुकू घाटी चर्चा में थी, जुकू घाटी जहाँ पर आग लग गई थी वो चर्चा में क्यों थी, तो वो जुकू घाटी कहाँ पर है, नागालैंड और मणिपुर के बीच है, नागालैंड
नागालैंड और मणिपुर दोनों के बीच में है जुकू वैली, और ये आग की घटना के कारण चर्चा में थी। किसके कारण? आग की घटना के कारण चर्चा में थी। इन सब क्वेश्चंस को आप करते रहेंगे, रटते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं हमारे। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2022 को हम किस रूप में मनाएंगे? तो ये भी आप याद रखिए, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है। क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन सा महोत्सव? आज़ादी का अमृत महोत्सव। किसका? आज़ादी का। चूँकि आप जानते हैं 15 अगस्त 2022 को हमारे आज़ादी की 75वीं सालगिरह हो रही है। 75वीं वर्षगांठ को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके लिए बनाया भी गया है इंडिया @75, और इसकी उद्घाटन कब कर दिया गया था? 12 मार्च 2021 को। याद रखना 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद से मोदी जी ने, अहमदाबाद से पीएम द्वारा, और 75 हफ्ते पूर्व, वीक्स बिफोर, तब आज़ादी का अमृत महोत्सव कब मनाया जाएगा? 15 अगस्त 2022 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। तो इस को मनाने के लिए हमने इस कार्यक्रम को कब लॉन्च किया? तो 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। अगर पूछ लें तो कहाँ से? साबरमती आश्रम से प्रधानमंत्री जी ने 75 वीक्स बिफोर, 75 हफ्ते पूर्व इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया था। तो पहला आ सकता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब लॉन्च किया गया? 12 मार्च 2021 को। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 2022 को हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हो रही है। आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इस पर याद कर लीजिएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि आया हुआ क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो MP का प्री हुआ है 25 जुलाई को, उसमें क्वेश्चन आया 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा, आप सब जानते हैं चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? यूपी में, गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया गया है। 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा गोरखपुर यूपी से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अगर पूछेंगे तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, PM मोदी जी के द्वारा किया गया। और ये कार्यक्रम 1 साल तक चलेगा, 4 फरवरी 2022 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 4 फरवरी 2022 तक चलेगा। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में MPPCS में आ चुका है, जो 25 जुलाई को हुआ था। और चौरी चौरा जैसे ही आपके दिमाग में आया तो आप इसको जानते हैं। NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में जो घटना हुई थी, उसी वजह से गांधी जी ने NCM को वापस ले लिया था। क्वेश्चन ये आता है ना कि गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? चौरी चौरा घटना। और चौरी चौरा घटना आप जानते हैं कि वहाँ पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे, तो उसके विरोध में वहाँ के लोकल लीडर कौन थे? भगवान अहीर। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ के नेता कौन थे? भगवान अहीर, जिन्हों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। क्या लगा दी थी? आग, जिसमें 22-21 पुलिसकर्मी और एक SI जलकर खाक हो गए थे। तो ये पूरा शताब्दी समारोह है, इसके ही बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, याद रखिएगा। चलिए अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मोदी जी ने संबोधित किया, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो एक तो है मोदी जी ने अलीगढ़ और विश्व भारती, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती कहाँ? विश्व भारती में कौन सा विद्यालय? शांति निकेतन, शांति निकेतन। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के 100वीं शताब्दी समारोह को किसने संबोधित किया? PM ने। किसने? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कब किया गया? 22 दिसंबर 2020 को। 2020 को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कब हुई थी? हालांकि इससे पहले 1877 में ये अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने। इसको भी याद रख लीजिए, अहमद खान ने। कब? 1877 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम
अलीगढ़ मुस्लिम, है ना, साइंटिफिक ओरिएंटेड कॉलेज बनाया गया। उसी को बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसके फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान। और 1920 से 2020 100 साल हो रहे हैं, तो इसलिए पीएम के द्वारा इसमें शताब्दी समारोह में भाग लिया गया। और साथ ही इसके अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को भी मोदी जी ने 24 दिसंबर को संबोधित किया। 24 दिसंबर 2020 को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। विश्व भारती कहाँ पर? शांति निकेतन में, पश्चिम बंगाल में है। और इसकी स्थापना 1921 में किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो ये भी आप याद रखें, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में, प्रकृति के नज़दीक, तो उसके में भाग लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसकी जयंती होती है इस दिन? तो चौधरी चरण सिंह की याद में। किसकी? चौधरी चरण सिंह, जो देश के पूर्व पीएम थे, चौधरी चरण सिंह के उसमें 23 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? और तो इस पर भी आप याद रखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस है। और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा एक खास कार्यक्रम किया गया। देश की पहली समुद्री विमान सेवा सी प्लेन, समुद्री विमान सेवा सी प्लेन को लॉन्च किया गया। किसको? समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया गया। कहाँ से? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ से? स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर के कहाँ तक? साबरमती रिवर फ्रंट तक। कहाँ तक? साबरमती रिवर फ्रंट तक। 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने देश में पहली समुद्री विमान सेवा, पहली सी प्लेन सर्विस को लॉन्च किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर के साबरमती रिवर फ्रंट तक। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते हैं कहाँ पर है? केवड़िया में है, नर्मदा जिले में है। और साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में है। ये कहाँ पर? अहमदाबाद में। ये कहाँ पर? नर्मदा जिले में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की मूर्ति है, जो दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया नर्मदा में। कितनी मीटर ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में, उससे भी बहुत ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बनना है? तैरता हुआ, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल, है ना, फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बनना? रामागुंडम तेलंगाना। कहाँ? रामागुंडम तेलंगाना में टिक कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र, द बिगेस्ट फ्लोटिंग, है ना, सोलर हाइड्रो पावर जो आपका इलेक्ट्रिक है, वो कहाँ पर? रामागुंडम तेलंगाना में बनना है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो उम्मीद है आने की कि आपको मिलना चाहिए। अभी हाल ही में 100वीं किसान रेल कहाँ चलाई गई है? 100वीं किसान रेल का उद्घाटन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो आप बताएंगे। संगोला से लेकर के कहाँ तक? शालीमार। संगोला से शालीमार। जो 100वीं किसान रेल है उसका संचालन संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच, संगोला टू शालीमार 100वीं किसान रेल। और जो पहली चली थी वो देवलाली से दानापुर। कहाँ तक चल चुकी है? देवलाली से दानापुर। ये क्वेश्चन आ चुका है PCSRO में पहले भी, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर चली थी, और अभी 100वीं कहाँ चली है? संगोला से शालीमार। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण, टिक कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। 100% ऑर्गेनिक, 100% जैविक केंद्र शासित राज्य भारत का कौन सा हो गया है? 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित राज्य जो पहला हो गया है वो कौन सा हो गया है? लक्षद्वीप। कौन सा हो गया है? यानी कि लक्षद्वीप इज द 100% ऑर्गेनिक यूटीज। जो देश का पहला 100% जैविक केंद्र शासित राज्य कौन सा हो गया है? लक्षद्वीप। हालांकि आपको याद रखना है कि 2016 में, इससे पहले सिक्किम, कौन? सिक्किम देश का सबसे पहला 100% जैविक राज्य था। तो अब दो हो गए, सिक्किम राज्य है, लक्षद्वीप यूटी है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट पूछेंगे तो सिक्किम होगा, सबसे पहला ऑर्गेनिक यूटी लक्षद्वीप। या ऐसे क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस
केंद्र शासित प्रदेश ने अपने आप को 100% जैविक यूटी घोषित किया, तब भी उसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप याद रखिए इनको। चलिए, आरपीएफ आप जानते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स। आरपीएफ ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा पहल शुरू की है? तो मेरी सहेली पहल शुरू की है, वुमेन्स सिक्योरिटी को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर के, याद कर लीजिए। अगला, अब एक और महत्वपूर्ण है, तो उसको भी रट लीजिए, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उससे क्वेश्चन अभी इससे पहले जो एग्जाम यूपी के हो चुके हैं, आरओ और बीओ दोनों में आ भी चुके हैं, और घटना भी बहुत ऐतिहासिक है, तो आने की उम्मीद भी है। राम मंदिर, आप सब राम का नाम जानते हैं, है ना? सिया राम मैं सभी जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, तो इन पर बात करना ही अपने आप में अद्भुत है। तो जो राम मंदिर का शिलान्यास, उद्घाटन, भूमि पूजन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये आप बताएंगे। 5 अगस्त 2020 को। कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को इसके भूमि पूजन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। अब इसका जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया है, न्यास, इस ट्रस्ट में कुल कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 15, जिसमें एक हमेशा दलित जाति से होगा। अब जो क्वेश्चंस में गलती होती है आपसे, जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? राम मंदिर जो ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? याद कर लीजिए, महंत नृत्य गोपाल दास। कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। गलत नहीं करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रटते चलिए, देर भले आपको लगे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास, राम मंदिर जो आपका ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? महंत नृत्य गोपाल दास को। जबकि जो मंदिर निर्माण समिति है आपकी, जो मंदिर निर्माण समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नृपेंद्र मिश्रा को। किसे बनाया गया है? नृपेंद्र मिश्रा को। किसे बनाया गया है? नृपेंद्र मिश्रा जी को। मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। राम मंदिर जो निर्माण समिति उसका चेयरमैन कौन है? नृपेंद्र मिश्रा है। जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को। भूमि पूजन का शिलान्यास उद्घाटन कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को मोदी जी के द्वारा। और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास में कुल कितने मेंबर्स हैं? 15, जिनमें से एक मेंबर्स हमेशा दलित जाति से होगा, याद रखेंगे इस बात को। तो महत्वपूर्ण टिक कर लीजिए, रट लीजिए। बीमा में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को बढ़ाकर कितना करना है बीमा में? तो 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव रखा गया। इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। बीमा आप जानते हैं LIC, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बन रहा है? तो गुजरात में बन रहा है। कहाँ पर? गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में। याद रखिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। एक और इम्पोर्टेंट, महामारी रोग संशोधन अधिनियम, जो महामारी कोरोना आई थी उसके दौरान हमने इसमें चेंज किया। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 पास किया गया। वास्तव में ये एक्ट कब आया था? इतने महत्वपूर्ण है। तो 1897 में आया था, अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट था, उसमें 2020 में हमने चेंज किए। इसी तरह कंपनी एक्ट कब आया था? 2013 में आया था, उसमें भी 2020 में चेंज किए गए। ये भी याद रखिए, मूल पूछ सकते हैं कि कब आया था? 2013 में, ये 97 में था, 2020 में, दोनों में चेंज कर दिए गए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, आधिकारिक भाषाएं, कहाँ की? JNK की। आधिकारिक भाषाएं कितनी हो गई अब? तो अब कितनी हो गई हैं? 5 हो गई हैं। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। पहले 2 थी, उर्दू और इंग्लिश। अब कितनी हो गई? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। आप ये जानते हैं, है ना, संविधान के आर्टिकल 345 में ये लिखा हुआ है ना कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, राज्यों की राजभाषाएं। तो उसके तहत अब कितनी हो गई वहाँ पर? 5 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, आर्टिकल 345। जबकि आर्टिकल 343 में किसकी भाषा होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, संघ की राजभाषा जो हिंदी है वो 343 में है। इसको अलग से याद करिएगा। मतलब केंद्र की 343 में होती है, राज्यों की 345 वाले आर्टिकल्स में।
चलिए अगला, चूँकि बहुत बवाल किसानों ने किया है और अभी भी धरने पर बैठे रहते हैं, तो पूछ सकते हैं जो कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सलीक, जो कृषि में एमएसपी में जो चेंजेस हुए, जो अन्य चीज़ों में चेंजेस किए सरकार ने, वो एक्ट कब लागू हुआ? तो 5 जून 2020 से लागू हुआ। यानी कि जो कृषि उपज व्यापार एवं विपणन एक्ट है, कृषि उपज व्यापार एवं विपणन एक्ट कब से लागू हुआ? 5 जून 2020 से। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरलीकरण एक्ट 5 जून 2020 से। इसके खिलाफ धरने पर लोग बैठे किसान, वो बात की बात है, क्या था उसमें कभी अलग चर्चा करेंगे, वो टिक कर लीजिए, पूछ सकते हैं आपसे। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, चर्चा में रहता है। इसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल जी, याद रखिए। भारत ने भी हाल ही में अपना नया दूतावास कहाँ खोला? कॉमर्शियल एम्बेसडर, भारत ने अपना नया वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अड्डू शहर मालदीव, कहाँ खोला है? अड्डू शहर मालदीव में। कहाँ पर खोला है? अड्डू शहर मालदीव। नया वाणिज्य दूतावास कहाँ पर खोला है? तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26-27 मार्च 2021, 26-27 मार्च 2021 को मोदी जी ने किस देश के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। कहाँ पर भाग लिया? बांग्लादेश के स्वर्ण जयंती समारोह में मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। बांग्लादेश का फ्री बना था, 1971 में बना था। ये भी जानते हैं कि भारत ने ही उसका निर्माण करवाया था पाकिस्तान से अलग कराकर, पीएम इंदिरा गांधी के समय। तो बांग्लादेश के स्वर्ण जयंती समारोह में किसमें? क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस देश के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया? कब भाग लिया? 26-27 मार्च 2021 को। तो इसी के तहत यहाँ पर मैत्री सेतु भी उद्घाटित किया गया। कौन सा? मैत्री ब्रिज, मैत्री सेतु, जो भारत और बांग्लादेश के बीच बनेगा 1.9 किमी का। फेनी नदी पर। किस पे बनेगा? फेनी नदी पर। भारत में कहाँ से? त्रिपुरा और बांग्लादेश में, दोनों पर। और इसी तरह भारत ने इसके पहले भी भारत अफगानिस्तान समझौता भी हुआ था, भारत अफगानिस्तान, जिसके तहत भारत ने सहतूत बांध का निर्माण कराया था। कौन सा? सहतूत बांध, भारत अफगानिस्तान के बीच सहतूत बांध। और 2016 में सलमा बांध, जिसको भी भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहते हैं, सलमा बांध को भी भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहते हैं। और सहतूत बांध अभी 2020 में भारत अफगानिस्तान के बीच काबुल। हालांकि वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा भारत द्वारा किया गया, उसका कोई ठोस फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि तालिबान लगातार यहाँ पर अब हावी हो रहा। भारत द्वारा बनाए गए सभी बांधों और जो हथियार भी भारत ने वहाँ पर दिए थे सेना को, उनका उपयोग कौन कर रहा है? तालिबान। और तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अमेरिका सिर्फ बैठ करके वहाँ देख रहा है और वहाँ से अपनी सेना भी अमेरिका ने हटा ली है। अमेरिका खाली मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। और अब दुनिया में कोई भी देश इस बात पर होल्ला नहीं मचाएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है कायदे से, तो अब जा करके वहाँ पर अटैक करना चाहिए था। चलिए खैर, और आप जानते हैं ना कि वहाँ के जो क्रिकेटर राशिद खान साहब हैं, उन्होंने गुहार भी लगाई दुनिया से कि हमको अकेले मत छोड़ो मरने के लिए। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस देश में नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का निर्माण किया जा रहा है? भारत द्वारा। कहाँ पर? मॉरिशस में। मॉरिशस आप जानते हैं, तो मॉरिशस में भारत द्वारा नए सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? भारत के द्वारा। किस देश में? मॉरिशस में। वहाँ मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का निर्माण। चलिए, अभी हाल ही में भारत ने खोलागांछू पल परियोजना, खोलागांछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, खोलागांछू पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। किसके बीच है खोलागांछू? ये आ सकता है तो भारत और भूटान के बीच। भारत और भूटान के बीच बहुत से जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप किए गए, उसमें से एक है खोलागांछू जल विद्युत परियोजना, भारत और भूटान के बीच। याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट जो आई है 2021 की, कौन सी रिच लिस्ट? तब विश्व के जो सर्वाधिक धनी लोगों की लिस्ट निकाली किसने? ह्यूरन ने। ये पूछ भी सकते हैं, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट, इसमें सर्वाधिक धनी कौन है दुनिया का? तो आप जानते हैं एलन मास्क। किसको भी चुना गया है? इसके हिसाब से है, वैसे अलग हुआ, लेकिन जब ह्यूरन का नाम लेंगे, ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट, तो एलन मास्क। और भारत से धनी किसको बताया गया है? मुकेश अंबानी। किसको बताया गया? मुकेश अंबानी। वो तो उसी भी होनी चाहिए। और दुनिया में किस नंबर पर है वो?
8वें नंबर पर है मुकेश अंबानी इस लिस्ट के हिसाब से। और इसके हिसाब से भारत में 77 अरबपति, कितने 77 अरबपति। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, सबसे अरबपति हैं। जबकि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अरबपति है और दुनिया में 8वें स्थान पर है। और इस लिस्ट के अनुसार भारत में कितने अरबपति हैं? 77 अरबपति हैं। इस बात को भी आप अच्छी तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए, हाल ही में यूएन ने कुछ ऐसे वर्ष घोषित किए हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे भी हैं हमारे जो, जैसे 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ? आप खाली लिखते चलिए। तो 2022 को आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022 को मनाएगा। 2023 को क्या मनाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, किसके रूप में? मिलेट्स के रूप में, कदन्न वर्ष, MIL, कदन्न वर्ष के रूप में। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था। भारत के प्रस्ताव के हिसाब से, भारत के अनुसार ही इसका 2023 का नाम क्या रखा गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष। जबकि 2024 को क्या मनाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ? ऊंटों के वर्ष के रूप में, कैमल्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स, अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों का वर्ष मनाया जाएगा। 2022 को मत्स्य, ऐसे याद कर लीजिए, 22 को आप मछली याद कर दीजिए, मत्स्य, और 23 में मिलेट्स, कदन्न, और 24 में ऊंटों के लिए। ठीक, चलिए, अभी हाल ही में सांगे ज्वालामुखी, कौन सी? सांगे वाल्केनो, सांगे ज्वालामुखी सक्रिय हो गया था। कहाँ पर था सांगे ज्वालामुखी? आ सकता है इक्वाडोर। कहाँ पर है? इक्वाडोर। सांगे ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। तो अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सिप्री का नाम आप सबने सुना है। सिप्री क्या करती है? शस्त्र से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है, हथियारों से। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो कौन सा है? यूएसए है। यानी कि दुनिया को सर्वाधिक हथियार कौन निर्यात करता है? यूएसए। और सबसे ज़्यादा मंगाता कौन है दुनिया में हथियार? आयातक देश कौन सा है? मंगाने वाला कौन सा है? तो नंबर 1 पे है आपका सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब नंबर 1 पर है। और नंबर 2 पर अपना भारत है। पहले भारत नंबर 1 पर था, लेकिन अब भारत स्वयं भी हथियार निर्माण कर रहा है, तो भारत नंबर 1 पर नहीं, नंबर 2 पर है। यानी कि दुनिया में सर्वाधिक हथियार कौन भेजता है? बेचता भी है, निर्यात भी करता है, तो यूएसए। सर्वाधिक मंगाता कौन है? सऊदी अरब, फिर भारत। और भारत को सर्वाधिक हथियार कौन देता है? तो रसिया, रूस। कौन देता है? रसिया। यानी कि भारत अपने हथियार सर्वाधिक कहाँ से मंगाता है? रूस से मंगाता है। इस बात को याद रखिए। और भारत सर्वाधिक अपने हथियार किसको बेचता है, किसको निर्यात करता है, किसको एक्सपोर्ट करता है? तो भारत द्वारा सर्वाधिक म्यांमार या बर्मा को, 52% हथियार हम बर्मा को बेचते हैं। किसको? म्यांमार को। उसके बाद लंका, उसके बाद मॉरिशस को। चलिए, अगला क्वेश्चन म्यांमार का ही नाम आ गया, तो इस बात को भी याद रख लीजिए। भारत सर्वाधिक किसको बेचता है? म्यांमार को। और म्यांमार में ही फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट हो गया, आर्मी कू हो गया, मिलिट्री कू हो गया। क्वेश्चन बन सकता है कि फरवरी 2021 में किस देश की सेना ने वहाँ अपना अधिकार ग्रहण कर लिया? तो फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने वहाँ की निर्वाचित सरकार को हटा दिया, जो कि आप जानते हैं आंग सान सू की समर्पित, आंग सान सू की द्वारा समर्पित जो सरकार थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD वाली, उसको सेना ने हटा दिया। मिलिट्री कू वहाँ पर हो गया, सैन्य तख्ता पलट हो गया। कहाँ पर? म्यांमार में, और अभी भी जारी है। चलिए, अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। विश्व में सर्वाधिक मृत्युदंड 2020 में कैपिटल पनिशमेंट कहाँ दिए गए? सर्वाधिक मृत्युदंड कहाँ दिए गए? बहुत बार प्रीलिम्स क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। तो नंबर 1 पे कहाँ दिए गए? चाइना में, चीन में। नंबर 2 पर ईरान। चीन में सर्वाधिक मृत्युदंड दिए जाते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सर्वाधिक मृत्युदंड कहाँ दिए गए? तो चीन, फिर कहाँ पर? ईरान में दिए गए। चलिए, अगला, न्यू स्टार्ट संधि का संबंध किससे है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी संधि का संबंध किन 2 देशों से है? तो आप क्या बताएंगे? यूएसए और किससे? रसिया से। यूएसए और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि है, जो बढ़ाकर 2026 तक कर दी गई। कब तक? 2026। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या थी? कि इसके तहत रूस और अमेरिका दोनों को अपने एटॉमिक वेपन्स, दोनों को अपने परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना है, ताकि विश्व में शांति और समृद्धि बनी रहे। चलिए,
1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2021 को यूएन के नए 5 अस्थायी मेंबर जिन्होंने कार्यभार किया कौन कौन थे? तो एक तो आप जानते हैं अपना इंडिया, दूसरा नॉर्वे, तीसरा कौन था? केन्या, चौथा मैक्सिको और पांचवा कौन? आयरलैंड। यानी कि इन 5 देशों को 1 जनवरी 2021 को यूएन के नए मेंबर बने। इंडिया, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको और आयरलैंड। भारत रिकॉर्ड 8वीं बार बना है, इसके पहले 7 बन चुका है, 8वीं बार बना है अभी। कौन सी बार? 8वीं बार। और अभी हाल ही में ऐतिहासिक घटना हुई अगस्त में, जब पीएम के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अध्यक्षीय संबोधन किया गया। भारत के ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, पहली बार ऐसा मोदी जी ने किया, मतलब भारत के पहले ऐसे पीएम हो गए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्षीय भाषण को संबोधित किया। और यूएन में आप जानते हैं यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं। कितने? 5। और 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट, अस्थाई। 5 स्थायी परमानेंट सदस्य होते हैं। कौन कौन से हैं? चाइना, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए। 1 2 3 4 5। चीन, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, ये परमानेंट P5 कहलाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में अलग से भी कि निम्नलिखित में कौन सा सदस्य परमानेंट है या नहीं है, तो P5 याद कर लीजिए। चीन, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य हैं, बाकी 10 अस्थायी होते हैं। इस साल उसमें भारत शामिल है, ये आप याद रख लीजिए। चलिए अगला, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले किलायू ज्वालामुखी, किलायू वोल्केनो एक्टिव हो गया था, सक्रिय हो गया था। कहाँ पर है ये? तो यूएसए के हवाई आइलैंड में। कहाँ पर है? यूएसए के हवाई द्वीप समूह में किलायू ज्वालामुखी। वैसे भी क्वेश्चन आता है कि द बिगेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन प्रेजेंट, दैट आंसर विल बी किलायू वोल्केनो इन हवाई आइलैंड, दैट इज द बिगेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ दिस टाइम। सर्वाधिक एक्टिव ज्वालामुखी है। अभी हाल ही में एक और नाम चर्चा में था, भसन आइलैंड। कौन सा? भसन द्वीप। क्यों चर्चा में था? भसन 4 द्वीप, नाम पूरा सुन लीजिए, भसन 4 द्वीप, भसन आइलैंड। तो चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर रोहिंग्या जो मुस्लिम होते हैं, बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या मुस्लिम को कहाँ बसाया जा रहा है? भसन 4 द्वीप में। ये द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। और कौन बसा रहा है यहाँ पर? बांग्लादेश। किनको? रोहिंग्या मुस्लिम को। रोहिंग्या मुस्लिम कहाँ से भाग कर आते हैं? तो ये म्यांमार से आते हैं। कहाँ से आते हैं? बर्मा से। वहाँ पर बौद्ध और इनकी रोहिंग्या की दुश्मनी आपस चलती रहती, तो वहाँ से भाग करके बांग्लादेश पहुँचते हैं और बांग्लादेश इनको भसन 4 द्वीप में बसाने का प्रयास कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में आइलैंड है और रोहिंग्या मुस्लिम बड़ी मात्रा में भारत में भी अस्थायी रूप से, अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं आगे। माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई है वो कितनी बताई है चीन और नेपाल ने? तो माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई दी है इन लोगों ने 8,848.86 मीटर। किसने दी है? चाइना और नेपाल के द्वारा। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सितंबर 2020 में अब्राहिम रिकॉर्ड, 2020 में अब्राहिम समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? अब्राहिम समझौता हुआ। अब्राहिम समझौता सितंबर 2020 में किन किन देशों के बीच हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूएई है ना, जिसको आप कहते हैं संयुक्त अमीरात, यूएई प्लस बहरीन प्लस इजराइल। एक ऐतिहासिक समझौता संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच अब्राहिम समझौता 2020 में आ सकता है। किन किन देशों के बीच हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच। किसने करवाया? किसकी मध्यस्थता में? तो यूएसए ने करवाया। और यूएसए ने कहाँ पर हुआ इसमें? बताओ। वाशिंगटन पे हुआ। कहाँ पर हुआ? राजधानी है अमेरिका की वाशिंगटन। तो वाशिंगटन डीसी में यूएसए की मध्यस्थता से, यूएसए के मीडिएटर से 2020 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, अब्राहिम समझौता, यूएई, बहरीन और इजराइल। क्योंकि इजराइल को जो अरब देश से मान्यता नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे इजराइल के साथ अमेरिका के दौरान पूरे देश उसको मान्यता देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक समझौता है अब्राहिम समझौता, यूएई, बहरीन और इजराइल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
का 190वां मेंबर कौन सा बना है? 190वां सदस्य कौन सा बना है? आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंडोरा, क्योंकि जब इसके पहले 189वां मेंबर बना था तो उत्तराखंड पे इस प्री में क्वेश्चन आ चुका था। तो आईएमएफ का, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ का जो नया 190वां देश बना है वो एंडोरा बना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, याद रख लीजिएगा। अरब जगत में निर्माण होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बाराका। कौन सा है? बाराका। कहाँ पर बन रहा है? आबू धाबी, यूएई में। आबू धाबी, याद कर लीजिए। अरब जगत में बनने वाला पहला एटॉमिक एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कौन सा है? बाराका। क्वेश्चन आ चुका है, बाराका कहाँ में बन रहा है? यूएई में बन रहा है। कहाँ पर? आबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में। क्योंकि अरब देशों में वैसे भी पेट्रोल ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अरब जगत में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बन रहा है? बाराका में, अबू धाबी में, यूएई में। याद कर लीजिएगा, ठीक लीजिएगा। अगस्त 2020 में यूनेस्को द्वारा 2 सुनामी रेडी ट्रैक का दर्जा पाने वाला राज्य कौन सा हो गया? उड़ीसा। कौन सा हो गया है? उड़ीसा को यूनेस्को ने सुनामी रेडी ट्रैक, सुनामी आप जानते हैं ना, नाम सुना है आपने सुनामी का। जापान में बहुत बड़ी मात्रा में सुनामी आती है, समुद्र में आने वाले भूकंपीय लहरों को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। बात की बात है तो 2 जो सुनामी रेडी टैग दिया गया किन गांवों को? उड़ीसा के 2 गांव हैं, वेंकट रायपुर, वेंकट रायपुर, और कौन सा है? नोलिया शाही, नोलिया शाही, नोलिया शाही। वेंकट रायपुर, नोलिया शाही उड़ीसा के गंजाम और जगत सिंहपुर जिले पर हैं। सुनामी रेडी टैग का दर्जा पाने वाला पहला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा के 2 गांव कौन से? वेंकट रायपुर, नोलिया शाही। इस बात को आप रटे रहेंगे, ये बार बार क्वेश्चंस पे आने की संभावना इनकी लगातार बढ़ती है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, मानव सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक कब घोषित किया गया है? 2021 से 2030। क्या घोषित किया गया है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु यूएन के कौन सा? महासागर विज्ञान दशक, ओशियन साइंस डिकेड। और अभी महासागर विज्ञान दशक पर ही मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ में बोल भी चुके हैं अगस्त में। तो याद रखिए, कब से कब तक है? 2021 से 2030।